हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरएम स्टडी। मैं केडी आपको स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल आरएम स्टडी पे। दोस्तों, अब जो सबसे बड़ा जो न्यूज आया है वो है आपका सतीश धवन का एग्जाम डेट डिक्लेयर हो गया है। ये देख सकते हैं उसका ऑफिशियल नोटिस जो आया हुआ है। इसमें देखिए जो टेक्नीशियन बी डाले हुए थे, एग्जाम डेट देखिए इधर दिया गया है 4/6/2022 को जो है आपका एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा, जिसका 3 सेशन होगा, मतलब 3 शिफ्ट पे आपका एग्जाम होगा। ठीक है, तो हो सकता है कि आपका जो लोकल एरिया में आपका एग्जाम सेंटर डाल सकता है या आपका स्टेटमेंट डाल सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो इस न्यूज के साथ आज से आपका जो है क्लास शुरू हो जाएगा इसरो के लिए। ठीक है, इसरो के साथ साथ जो भी आपका जो राजस्थान हेल्पर भी डाले थे उसके साथ उड़ीसा का भी जो रिन्यूएबल रिसोर्स का जो फॉर्म निकला हुआ था, जो पहली बार आया है, इसका भी प्रिपरेशन किया जाएगा सब मिला के। तो और जो जो भी इसमें डाले हुए थे देखिए, टेक्निकल साइंटिफिक असिस्टेंट और जो लाइब्रेरी असिस्टेंट साइंटिस्ट, सबका एग्जाम है। फिलहाल तो हमारा जो चैनल है वो टेक्निकल वालों के लिए है, तो टेक्नीशियन पोस्ट का सारा चीज हम इसमें बताते हुए चलेंगे, जो कि सिर्फ इलेक्ट्रिशियन का ही होगा। ठीक है, इलेक्ट्रिशियन वालों के लिए क्लास अभी शुरू हो जाएगा। तो आज का क्लास शुरू करते हैं। तो ये रहा आपका पहला सवाल। द पोल शो ऑफ ए डीसी सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर इज मेड आउट। ठीक है, आपका जो पोल शो रहता है, जिन्हों को पता नहीं है, आप देख सकते हैं पोल शो का जो फिगर इधर में प्रोवाइड किया गया है, ये है आपका पोल शो, ये फिगर आपका पोल शो। ठीक है, तो क्वेश्चन में दिया गया है आपको पोल शो ऑफ ए डीसी सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर इज मेड अप ऑफ। तो किसमें मेड अप होता है, इससे पहले आपको जानना पड़ेगा कि पोल शो का काम क्या है। यह देखा देता हूँ। देखिए, ये जो पोल शो है, इधर पोल से है, ये पर पोल शो, इसका एक्चुअल में काम क्या है? इसका काम है आपका जो मैग्नेटिक लाइन से ना, नॉर्थ पोल से साउथ पोल, ठीक है, इसका जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स है इसको यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड करेगा, इसका काम वही है। तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड करने के लिए इसको एक मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी रहना पड़ेगा। तो आपको पता होगा कि पोल शो जो मटेरियल आपका यूज होगा वो उसका रेसिडुअल मैग्नेटाइजिंग प्रॉपर्टी भी ज्यादा होना चाहिए। तो ऑप्शन में देख लीजिए, पहला दिया गया है आपका सॉफ्ट आयरन, दूसरे में दिया गया है कास्ट आयरन, तीसरे में दिया गया है सिलिकॉन स्टील, ऑप्शन डी में दिया गया है देखिए रेसिडुअल मैग्नेटिक मटेरियल। ये होगा आपका सही आंसर, क्योंकि आपका रेसिडुअल मैग्नेटाइजिंग प्रॉपर्टी जो इस मटेरियल में जितना ज्यादा होगा उसका मैग्नेटिक रिटेंशन भी उतना ज्यादा होगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी इधर सही आंसर है। तो इस फिगर से आपको भी कंस्ट्रक्शन के बारे में बता देता हूँ। जो बीच वाला है ये आपका शाफ्ट है। देखिए, ये जो दिया जाता है ना, ये वाला की होल में की जो प्लेस रहता है, जिसके हिसाब से आपका शाफ्ट जो होल्ड करके रखता है आर्मेचर को। ठीक है, इसको हम की बोलते हैं। और ये वाला जो सेशन इस तरह सा कर्व हुआ है ना, इसको हम की होल बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद ये तो रहेगा आपका कम्यूटेटर। ये जो टोटल जो सेक्शन रहे ये आपका कम्यूटेटर। कम्यूटेटर में आपका सेगमेंट देख सकते हैं। ठीक है, तो जो सेगमेंट में भी क्वेश्चन आ सकता है कि सेगमेंट में आपको क्या प्रोवाइड करते हैं। तो कम्यूटेटर सेगमेंट में आपका माइका प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कम्यूटेटर सेगमेंट में आपका माइका प्रोवाइड होता है। और कम्यूटेटर अगर पूछा जाएगा कि कम्यूटेटर मेडअप किस में है, इधर लिख लेता हूँ। कम्यूटेटर आपका हार्ड्रॉन कॉपर में मेडअप होता है। ठीक है, हार्ड्रॉन कॉपर में आपका कम्यूटेटर जो मेडअप होता है। उसके बाद आपका आर्मेचर का कोर देख सकते हैं, ये वाला है आपका आर्मेचर का कोर। ठीक है, तो आर्मेचर का कोर, आर्मेचर को इधर कंडक्टर प्लेस्ड हुए हैं। आर्मेचर कोर अगर सवाल में आ रहा है कि आर्मेचर कोर किस में प्रोवाइड मतलब मेडअप होता है, वो आपका सिलिकॉन स्टील। सिलिकॉन स्टील में आपका आर्मेचर कोर जो मेडअप होता है। उसके बाद आपका ये देखिए, यहाँ पे आपका पोल। ठीक है, ये रहेगा आपका फील्ड वाइंडिंग, जो कि मार्क होकर देखा गया, ये होगा फील्ड वाइंडिंग। ये जो सेशन देख रहे हैं ये वाला इधर लिखा हुआ है देखिए, ये इंटरपोल है। ठीक है, इंटरपोल किस लिए यूज होता है वो भी आपको पता होना चाहिए कि डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट को रिड्यूस करने के लिए या आपको कम्यूटेशन को इम्प्रूव करने के लिए आपका इंटरपोल जो है आपका यूज होता है। ये पोल शो का एक डिटेल फिगर है। ठीक है, देख सकते हैं इसमें। तो चलते
ये वाला दूसरा क्वेश्चन देखिए, इन ए लॉन्ग साउंड कंपाउंड जनरेटर द साउंड फील्ड इज कनेक्टेड इन पैरेलल विथ। देखिए लॉन्ग साउंड कंपाउंड जनरेटर वो एक कंपाउंड जनरेटर का टाइप है, तो इसके भी टाइप जानना पड़ेगा। देखिए ये फिलहाल आपका जो सारे टाइप इधर दिखाया गया है। देखिए पहले तो आपका जो डीसी जनरेटर है वो दोनों तरह से डिवाइड होता है, एक है आपका सेल्फ एक्साइटेड, दूसरा है सेपरेटली एक्साइटेड, ये तो पता है सबको, ठीक है। तो सेपरेटली एक्साइटेड फिगर दे सकते हैं कि आपका सेपरेटली एक्साइटेड क्यों दिया जाता है, क्योंकि आपका फील्ड जो है उसको एक्सटर्नली कोई सप्लाई दिया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका सेपरेटली एक्साइटेड। इसमें भी डाल सकता है, सेपरेटली एक्साइटेड में सोर्स के साथ आपका जो फील्ड वाइंडिंग कौन सा कंडीशन में है, वो है पैरेलल, ठीक है, पैरेलल कंडीशन में है। ये वाला सवाल गिरा हुआ था आपका, ठीक है, ये वाला सवाल आपका गिरा हुआ था रेलवे जो टेक्नीशियन का एग्जाम में आपका ये वाला सवाल गिरा हुआ था कि सोर्स के साथ आपका जो फील्ड वाइंडिंग है कौन सा कंडीशन में है, वो है पैरेलली, ठीक है। अब आते हैं सेल्फ एक्साइटेड की बात। तो सेल्फ एक्साइटेड में देख सकते हैं सेल्फ एक्साइटेड तीन तरह का होता है, एक है आपका शॉन्ट, दूसरा है सीरीज और एक है कंपाउंड, तीनों का है सेल्फ एक्साइटेड। तो शॉन्ट में क्या होगा, आपका जो फील्ड वाइंडिंग है वो आपका आर्मेचर के साथ पैरेलली कनेक्ट होगा, तो शॉन्ट हो जाएगा ये। सीरीज क्या होगा, फील्ड वाइंडिंग के साथ आपका जो जनरेटर है और आर्मेचर जिसको बोलते हैं वो आपका सीरीज में कनेक्शन हो रहा है, तो ये होगा आपका सीरीज। फिर आया कंपाउंड की बारी। कंपाउंड क्या है, कंपाउंड इन दोनों का मिला के जो कंस्ट्रक्शन किया गया है उनको हम कंपाउंड जनरेटर बोलते हैं। कंपाउंड जनरेटर का भी आप टाइप देख सकते हैं, एक है आपका लॉन्ग साउंड कंपाउंड, दूसरा है शॉर्ट साउंड कंपाउंड। तो लॉन्ग साउंड क्यों बोलते हैं और शॉर्ट साउंड क्यों बोलते हैं, आप फिगर से ही पता चल सकता है। देखिए लॉन्ग साउंड क्यों बोलते हैं इसको, देखिए इसका फील्ड वाइंडिंग जो है आर्मेचर और फील्ड के सीरीज फील्ड के साथ पैरेलली कनेक्टेड है, ठीक है, इसलिए इसको लॉन्ग शॉट, क्योंकि बहुत लंबा से उसको कनेक्ट किया जाता है। अगर मैं शॉर्ट शॉट की बात करता हूँ, शॉर्ट शॉट देखिए सिर्फ आपका जो आर्मेचर के साथ पैरेलली कनेक्ट हुआ है और आपका जो सीरीज वाइंडिंग इन दोनों के कॉम्बिनेशन के साथ सीरीज में कनेक्टेड है, तो इसको शॉर्ट शॉट बोलते हैं। क्योंकि देखिए शॉर्ट मतलब एक ही सिर्फ आर्मेचर के साथ ही ये पैरेलल कनेक्ट होता है, ठीक है। तो टाइप के बारे में आप सब समझ गए होंगे मेरे हिसाब से। तो सवाल को चलते हैं, इसमें दिया गया है आपका इन ए लॉन्ग साउंड कंपाउंड जनरेटर द साउंड फील्ड इज कनेक्टेड इन पैरेलल विथ। तो लॉन्ग साउंड कंपाउंड जनरेटर में आपका जो साउंड फील्ड है किसके साथ पैरेलली कनेक्टेड है, देखिए ये वाला है आपका लॉन्ग साउंड, लॉन्ग साउंड पे ये रहेगा आपका साउंड फील्ड। तो साउंड फील्ड किसके साथ पैरेलली कनेक्टेड है, देखिए जनरेट मतलब आर्मेचर के साथ और सीरीज फील्ड के साथ पैरेलली कनेक्टेड है। तो ऑप्शन को चलते हैं, अब ऑप्शन में क्या दिया गया है वो भी देख लेते हैं। ऑप्शन में दिया गया आर्मेचर, ये तो नहीं होगा। दूसरा दिया गया सीरीज फील्ड, ये भी तो नहीं होगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ आर्मेचर एंड सीरीज, देखिए ये वाला ऑप्शन जो सही है, क्योंकि आप फिगर में देख सकते हैं बहुत आसानी से। देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द आर्मेचर एंड सीरीज फील्ड, देखिए ये आर्मेचर और सीरीज फील्ड के साथ ये वाला आपका पैरेलली कनेक्टेड हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन सी है आपका सही आंसर, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ आर्मेचर एंड सीरीज फील्ड, ठीक है। चलते हैं आगे। सीरीज जनरेटर आर यूज फॉर, ठीक है, सवाल दिया गया है आपका सीरीज जनरेटर कहाँ यूज होता है। बहुत सारे को भी पता होगा कि सीरीज जनरेटर आपका बूस्टर के हिसाब से यूज होता है, जो कि एनहांसमेंट के लिए यूज होता है। जैसे क्योंकि ट्रांसमिशन लाइन में लॉसेस है, ठीक है, वो लॉसेस को मिनिमाइज करने के लिए आपका बूस्टर जो है यूज होता है। तो सीरीज जनरेटर कहाँ यूज होता है, बूस्टर इन डीसी ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है। तो ऑप्शन सी इधर सही आंसर है। चलते हैं आगे। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल इज एप्लीकेबल फॉर, ठीक है, ये वाला सवाल सबको पता होगा, ठीक है। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल का यूज होता है, सब याद कर लीजिए आराम से, क्योंकि राइट हैंड रूल आपका यूज होता है जनरेटर में, ठीक है। और जो है आपका लेफ्ट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड रूल आपका यूज होता है मोटर में। इसमें कुछ भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है। राइट हैंड रूल आपका यूज होता है जनरेटर में और लेफ्ट हैंड रूल आपका यूज होता है मोटर में, ठीक है।
तो देखिए ये वाला आपका सारे जो दोनों दे दिया गया है इधर, ये है आपका लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है, ये लेफ्ट हैंड रूल, ये आप देख सकते हैं राइट हैंड रूल। देखिए दोनों में डिफरेंस सिर्फ यही है, पहली बात तो इन दोनों में सब जो कॉमन है, आपका सब एंगल जो है परपेंडिकुलर है सबके साथ। मतलब आपका जो मोशन परपेंडिकुलर टू फील्ड, या आप कह सकते हैं थंब आपका फोरफिंगर के साथ परपेंडिकुलर है और आपका मिडिल फिंगर के साथ भी परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो इस वाले डायरेक्शन को देखिए तो मोशन, अगर ये वाला इधर देखिए फिगर दिया गया है आपका, ये एक मैग्नेट है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, इनके दोनों के मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस भी देख रहे हैं आपको। तो लाइन ऑफ फोर्सेस में अगर मैं कंडक्टर को मोशन करता हूँ, ये देखिए मोशन का एरो दिया गया है इधर, अगर मैं मोशन करता हूँ, मोशन करने से आपका करंट जनरेट होगा। मतलब अगर मोशन का हम थंब को डिक्लेयर करेंगे और लाइन ऑफ फ्लोस को हम मिडिल फिंगर डिक्लेयर करेंगे, तो करंट जो है आपका मिडिल फिंगर के दिशा में जाता रहेगा। इस तरह से लेफ्ट हैंड रूल में भी उस तरह सा है, ठीक है। तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, सिर्फ इतना मान लीजिए कि आपका लेफ्ट हैंड रूल में मिडिल फिंगर जो है वो करंट को दर्शाता है और इसका भी मिडिल फिंगर करंट को दर्शाता है। तो चलते हैं आगे। रिएक्टेंस वोल्टेज ऑफ ए डीसी मशीन डिपेंड ऑन, रिएक्टेंस वोल्टेज इन ए डीसी मशीन किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये आपका सवाल पूछा गया है। क्योंकि देखिए रिएक्टेंस वोल्टेज, तो रिएक्टेंस वोल्टेज क्या होगा, पहले ये जानना पड़ेगा कि रिएक्टेंस वोल्टेज, तो आर्मेचर में जो कंडक्टर है, इस तरह सा कंडक्टर जो फॉर्मेशन है, ठीक है, कॉइल के हिसाब से, तो उधर क्या होता है, जब आपका मैग्नेटाइजेशन उधर फॉर्मेशन होता है तो उधर आपका रेजिस्टेंस के साथ साथ आपका रिएक्टेंस भी प्रोड्यूस होता है। तो रिएक्टेंस के ओर से जो भी वोल्टेज ड्रॉप होगा, ठीक है, रिएक्टेंस के ओर से जो भी आपका ड्रॉप होगा, हम इसको रिएक्टेंस वोल्टेज ड्रॉप मानेंगे, ठीक है, इसको रिएक्टेंस वोल्टेज मानेंगे। तो रिएक्टेंस वोल्टेज इफेक्ट किसके ऊपर करेगा, मैं बोला कि आर्मेचर में रिएक्टेंस वोल्टेज ड्रॉप होता है, तो उधर क्या होगा, क्योंकि आपको पता है आर्मेचर में आपका कौन सा करंट फ्लो होता है, आर्मेचर करंट ही फ्लो होता है। अगर आर्मेचर करंट आर्मेचर में फ्लो होता है तो रिएक्टेंस वोल्टेज ड्रॉप के लिए जो डिपेंड किसके ऊपर करेगा, वही आर्मेचर करंट के ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि रिएक्टेंस वोल्टेज भी डिपेंड अपॉन द आर्मेचर करंट, ठीक है। चलते आगे। ये देखिए लोड सैचुरेशन कैरेक्टरिस्टिक, ये सबसे सही सवाल है और इम्पोर्टेंट है, आप इसको मार्क कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये आपके। लोड सैचुरेशन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए जनरेटर गिव द रिलेशन बिटवीन, ठीक है, लोड सैचुरेशन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जनरेटर में किसके किसके रिलेशन के ऊपर डिपेंड करता है, वो है आपका वोल्टेज एंड फील्ड करंट, ठीक है, वोल्टेज और फील्ड करंट के ऊपर आपका डिपेंड करता है आपका लोड सैचुरेशन कैरेक्टरिस्टिक। और दो चीज जो है मैं भी आपको बता देता हूँ, आप उसको मार्क कर लीजिए, एक है आपका ओसीसी ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। तो ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक सवाल में आ सकता है कि द ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक इज द रिलेशन बिटवीन, तो ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक किसके किसके साथ रिलेशन में होगा, वो होगा आपका नो लोड वोल्टेज एंड फील्ड करंट, ठीक है। तो ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक इज द रिलेशन बिटवीन नो लोड वोल्टेज एंड द फील्ड करंट, सही। तो दूसरी उधर है आपका एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक। एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक जो है, एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक किसके ऊपर डिपेंड करेगा, एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक आपका टर्मिनल वोल्टेज एंड लोड करंट के ऊपर आपका एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक जो है डिपेंड करेगा, ठीक है। चलते हैं आगे। तो ये वाला सवाल दिया गया है, चूज द रीजन फॉर स्पार्किंग एट ब्रोस ऑफ ए डीसी मशीन, ठीक है। तो स्पार्किंग कहाँ ओकर होता है, ये तो आपको पता होना चाहिए कि स्पार्किंग कहाँ ओकर होता है। देखिए आर्मेचर में ये रहेगा आपका आर्मेचर, ठीक है, ये रहेगा आपका योक, सॉरी थोड़ा पता नहीं, ये हो गया आपका योक जो कि आपका फील्ड स्टैंपिंग को होल्ड करके रखता है। उसके अंदर आपका आर्मेचर रोटेशन होगा, आर्मेचर में आपका कम्यूटेटर लगा होगा, कम्यूटेटर के बीच में आपका शाफ्ट रहा होगा, ठीक है। तो कम्यूटेटर में आपका ब्रोस प्रोवाइड किया जाता है कुछ इस तरह सा, ठीक है। स्पार्किंग कैसा होकर होगा, जब रोटेशन, देखिए फ्रिक्शन सिर्फ कम्यूटेटर और ब्रोस के बीच में ही आपका फ्रिक्शन होता है,
तो फ्रिक्शन अगर कम्यूटेटर और ब्रोस के बीच में अगर आपका फ्रिक्शन ऑकर होता है तो स्पार्किंग जनरेटर होने का चांसेस कहाँ है कम्यूटेटर और ब्रोस के अंदर। जब आपका कम्यूटेटर और ब्रोस का अंदर जो डाटी रहेगा, ठीक है, मतलब कुछ धूल जम गया या कुछ रस्ट हो गया है ब्रोस आपका, ठीक है, जो भी आपका फॉल्ट हो सकता है उधर, तो उधर आपका स्पार्किंग जनरेट होगा। ठीक है, तो ऑप्शन में देखिए डाटी योक नहीं होगा, डाटी पोल कोर ये भी नहीं होगा, डाटी आर्मेचर कोर नहीं होगा, डाटी कम्यूटेटर। ऑप्शन डी जो सही आंसर है, डाटी कम्यूटेटर ही आपका सही आंसर। ठीक है, चलते आगे। इन ए डीसी जनरेटर व्हिच पार्ट विल कन्वर्ट एसी इनटू डीसी। ठीक है, इन ए डीसी जनरेटर व्हिच पार्ट विल कन्वर्ट एसी इनटू डीसी। तो मैं पहले जो सेशन है उसमें भी बता चुका हूं कि आपका जो कम्यूटेटर है, आपका कम्यूटेटर जो है, कम्यूटेटर एक आपका मैकेनिकल रेक्टिफायर है, मैकेनिकल रेक्टिफायर। कम्यूटेटर एक आपका मैकेनिकल रेक्टिफायर है, क्यों? क्योंकि आपको पता है कम्यूटेटर का जो प्रोसेस है, मतलब आपका हर वक्त आपका आर्मेचर में हर वक्त आपका एसी ही प्रोड्यूस होगा। ठीक है, चाहे वो डीसी जनरेटर हो या वो एसी जनरेटर, हर वक्त आपका आर्मेचर एसी ही प्रोड्यूस करेगा। पर आपका रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर आप डीसी जनरेटर बोलते हैं, मतलब आपके आउटपुट में आपको क्या चाहिए, डीसी चाहिए, तो एसी से डीसी को कन्वर्सन करने के लिए उधर हम कम्यूटेटर को यूज करते हैं। तो कम्यूटेटर किस लिए यूज होता है, वो आज मैकेनिकल रेक्टिफायर यूज होता है जो कि एसी से डीसी को कन्वर्सन करता है। ठीक है, तो इनमें दिया गया है कि डीसी जनरेटर व्हिच पार्ट विल कन्वर्ट एसी इनटू डीसी, वो होगा आपका कम्यूटेटर, जो कि सही आंसर है। आगे चलते हैं। व्हाट इज द यूज ऑफ इंटरपोल इन ए डीसी जनरेटर। अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको बता के आया था कि इंटरपोल क्यों यूज होता है। ठीक है, तो इंटरपोल आपको यूज होता है क्योंकि आपको कम्यूटेशन इफेक्ट को इम्प्रूव करने के लिए आपका इंटरपोल यूज होता है। तो ये भी आपको जानना पड़ेगा कि कम्यूटेशन इफेक्ट कैसा क्रिएट होता है। ठीक है, तो देखिए ये वाला फिगर देखिए, कम्यूटेशन इफेक्ट आपका इस तरह से क्रिएट होगा। ये देखिए, ये आपका है आर्मेचर कॉइल, ठीक है, ये है आपका कम्यूटेटर का जो स्लॉट देख रहे हैं। ठीक है, ये आपका ब्रोस रह गया है। तो ब्रश में कितना करंट जाएगा, 2IA करंट। देखिए इधर से एक IA करंट आ रहा है, इधर से एक IA करंट आता है। किरचॉफ लॉ के हिसाब से दोनों करंट जहां आपका मिल जाता है, तो इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ, IA प्लस IA, तो 2IA हो गया ना इधर, तो 2IA करंट इधर फ्लो होता है। ये वाला पहला कंडीशन। जब आपका आर्मेचर रोटेशन स्टार्ट हो जाएगा, जब आपका आर्मेचर रोटेशन स्टार्ट हो जाएगा तो आर्मेचर रोटेशन करना शुरू हो जाएगा। रोटेशन शुरू करने से आपका ब्रोस का रोटेशन आर्मेचर के रोटेशन से ऑपोजिट होगा। आप मान लीजिए कि ब्रोस स्टेशनरी है, तो स्टेशनरी मतलब वो आर्मेचर के ऑपोजिट में वर्क करता है, उसका रोटेशन से ऑपोजिट में वर्क करता है। मतलब आर्मेचर के रोटेशन अगर इस ओर होगा तो ब्रोस, देखिए इधर आपका 2 नंबर स्लॉट के में था, अब ये देखिए 2 और 3 के बीच में आ गया है। मतलब आप मान लीजिए कि आर्मेचर रोटेशन के ऑपोजिट में वो वर्क करता है। देखिए ये वाला आइए, ये वाला आइए, ये दोनों मिलकर 2IA हो गया। पर इफेक्ट का क्रिएट होता है ये जो बी फिगर और सी फिगर में ही आपका इफेक्ट क्रिएशन। देखिए सी फिगर में तो सिंपली दे दिया गया है कि इस तरह सा आपका फॉलो होता है, पर जब आपका जो ब्रोस है ना, वो 2 नंबर से 3 नंबर को जब क्रॉस करेगा इस वाला सेक्शन में, ये जो 20 वाला सेक्शन में जब क्रॉस करेगा, इधर एक आपका स्पार्किंग ऑकर होगा। ठीक है, वो जो स्पार्किंग ऑकर होगा वो क्या करेगा, आपका कम्यूटेशन को रिड्यूस कर देगा। ठीक है, तो इस कम्यूटेशन इफेक्ट को जो रिड्यूस कर लेगा, इसको मिनिमाइज करने के लिए आपका इंटरपोल इधर यूज होता है। ठीक है, समझ में आ गया कम्यूटेशन के बारे में। तो इंटरपोल कहाँ यूज होता है, आपका कम्यूटेशन इफेक्ट को रिड्यूस करने के लिए, सॉरी कम्यूटेशन इफेक्ट को इम्प्रूव करने के लिए आपका इंटरपोल यूज होता है। चलते हैं आगे। द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस EMF इन द आर्मेचर कंडक्टर ऑफ ए DC जनरेटर कैन बी डिटरमाइंड बाय द यूजिंग।
भाई ये तो पहले भी पढ़ के आए थे हम, क्योंकि डीसी जनरेटर दिया गया है तो कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ देख के लगा लीजिए। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, अभी थोड़ी देर पहले मैं बता के आया था कि डीसी जनरेटर में आपका फ्लेमिंग राइट हैंड रूल अप्लाइड होता है और लेफ्ट हैंड रूल आपका मोटर में यूज होता है। ये क्वेश्चन थोड़ा रिपीट हो गया, ठीक है। हाउ मेनी नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इन वेव वाइंडिंग। देखिए वेव वाइंडिंग में हर वक्त आप ये मार्क कर लीजिए कि लाभ केस में आपका नंबर ऑफ पैरेलल पाथ, ठीक है, इज इक्वल टू नंबर ऑफ पोल होगा। वेव वाइंडिंग में नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इज इक्वल टू 2 होगा। ये दोनों आप नोट कर लीजिए, ठीक है। तो पैरेलल पाथ कितना है जो कि आपका वेव वाइंडिंग में पूछा गया है, तो 2 है। अगर लाभ में पूछा होता तो ये वाला होगा आपका सही आंसर। इधर वेव का पूछा गया इसलिए ये वाला आपका सही आंसर है। तो अभी आप जान लीजिए कि लैप वाइंडिंग किस तरह से है और वेव वाइंडिंग। देखिए ये वाला फिगर देख लीजिए, ये है आपका लैप वाइंडिंग, ये आपका वेव वाइंडिंग। देख सकते हैं ये वेव की तरह हो रहा है, ठीक है, वेव की तरह ही हो रहा है ना, तो इसको हम वेव वाइंडिंग बोलते हैं और इसको हम लैप वाइंडिंग बोलते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो ये है इधर क्या है, क्योंकि लैप वाइंडिंग में अगर आप रिजल्टेंट पिच निकालेंगे, लैप वाइंडिंग में आप अगर रिजल्टेंट पिच निकालेंगे तो वो होगा आपका बैक पिच माइनस में फुल पिच, ठीक है। और लैप में अगर आप रिजल्टेंट पिच निकालने के लिए चाहे तो बैक पिच माइनस में फ्रंट पिच होगा। पर अगर वेव वाइंडिंग में आप रिजल्टेंट पिच निकालने के लिए चाहे तो इधर होगा बैक पिच प्लस में फ्रंट पिच, ठीक है। इस तरह से रिलेशन भी डाल सकता है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। इस फिगर को देखिए, ये है आपका बैक पिच, तो बैक पिच कैसा निकलेगा, आपका जो रिजल्टेंट पिच और फ्रंट पिच को मिला लेंगे तो बैक पिच निकल आएगा। और रिजल्टेंट पिच को किस तरह से निकलेंगे, तो बैक पिच से अगर मैं फ्रंट पिच को डिवाइड कर लेता हूँ तो रिजल्टेंट पिच निकल आएगा। इस तरह से वेव वाइंडिंग में देखिए ये रहेगा आपका रिजल्टेंट पिच, तो रिजल्टेंट पिच किस तरह से निकलेंगे, अगर मैं बैक पिच से फ्रंट पिच को ऐड कर लूंगा तो मेरा रिजल्टेंट पिच निकल आएगा, ठीक है। अगर बैक पिच में पूछा गया है तो रिजल्टेंट पिच से फ्रंट पिच को हटा लीजिए तो आपको बैक पिच मिल जाएगा। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ फिगर को थोड़ा स्टडी कीजिए तो आप आसानी से जान सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे। इफ द फ्लक्स पर पोल ऑफ ए डीसी जनरेटर इज हाफ, ठीक है, फ्लक्स पर पोल ऑफ ए डीसी जनरेटर इज हाफ बट इट्स स्पीड इज डबल, इट्स जनरेटेड ईएमएफ विल बी। तो पहले आपको तो ईजी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। ईजी का फॉर्मूला क्या है, NP5Z डिवाइड बाय 60 है, ठीक है। N है आपका स्पीड, P है पोल, 5 जो है आपका फ्लक्स, Z है नंबर ऑफ कंडक्टर और A है नंबर ऑफ पैरेलल पाथ, ठीक है। तो रिलेशन में क्या दिया गया है आपका, देखिए दिया गया है क्या, फ्लक्स पर पोल ऑफ ए डीसी जनरेटर इज हाफ, मतलब बोला जा रहा है कि ये जो फ्लक्स है वो आपका हाफ हो रहा है। तो देखिए इधर हम कर लेते हैं कि 5 को अब हम हाफ कर लिए, ठीक है। और जो दिया गया है कि रिलेशन स्पीड को डबल, तो स्पीड को मैं इधर डबल कर लेता हूँ। देखिए स्पीड डबल हो गया, फ्लक्स जो है मैं हाफ कर लिया। तो वो बोल रहा है क्या कि जनरेटेड ईएमएफ आपका क्या होगा, तो देखिए ये वाला 2 ये वाला 2 कट हो जाएगा। कट होने से क्या होगा, सिर्फ आ जाएगा NP5Z बट्टा 60 है, ठीक है। तो देखिए पहले रिलेशन के हिसाब से ही ये वाला रिलेशन रह गया, पहले रिलेशन के हिसाब से ये वाला रिलेशन हो गया, मतलब कोई भी चेंजेस नहीं हो रहा है। आपका फ्लक्स हाफ हो के अगर स्पीड डबल हो रहा है कोई भी चेंजेस नहीं हो रहा है, तो ये आपका ऑप्शन ए जो है रिमेन सेम रहेगा, ऑप्शन सही आंसर। The OCC of a DC generator is also called as, the OCC of a DC generator is also called is the magnetic characteristic, ऑप्शन सी है। तो ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए डीसी जनरेटर को क्या बोला जा सकता है, वो है आपका मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक भी बोला जा सकता है। द मटेरियल यूज्ड फॉर द आर्मेचर कोर ऑफ ए डीसी जनरेटर, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको बता के आया कि आर्मेचर कोर कौन सा मटेरियल में तैयार होता है, वो आपका सिलिकॉन स्टील। देखिए क्वेश्चन जो है बेस्ट रहता है, आप एक बार फिगर को समझ लीजिए, उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होगा उसका सवाल को फाइंड आउट करने के लिए। डीसी मशीन चैप्टर ही ऐसा है, अगर एक बार आप फिगर को स्टडी कर लेते हैं
तो आपको बहुत आसान होगा आपको माइंड आउट करने के लिए सब। तो दोस्तों आज का क्लास यही तक था, तो हम मिलेंगे अगले क्लास में। तो ये आपका पहला क्लास था, तो इसलिए मैं उतना आपका जो सवाल नहीं डाल सकता, पर अगला जो क्लास आएगा उसमें मैं आपको वादा करता हूँ कि बहुत अच्छा अच्छा सवाल आएगा। और इसरो का प्रीवियस ईयर चैप्टर का जितना भी आपका सवाल गिरा हुआ था, हालांकि मेरे पास इसरो का प्रीवियस का बहुत सारा पेपर है, उसमें जितना भी आपका क्वेश्चन में डाल सकता हूँ उतना डाल के आपको प्रैक्टिस करवा लूंगा। इसके हिसाब से आपको पैटर्न के बारे में थोड़ा पता चल जाएगा। पैटर्न को पता चलने के बाद आप एग्जाम अच्छी तरह से कंडक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और सबसे जो अकाउंटेड बात है वो यही है, क्योंकि आपका जो एग्जाम हर दिन आपका कंडक्ट होता रहता है हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप में। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन पे डाला हुआ है, आप चाहे तो जाके टेलीग्राम ग्रुप पे एग्जाम अटेंड कर सकते हैं। उधर टाइम आपका एग्जाम कंडक्ट होता है, एक दोपहर 11:30 को एक एग्जाम होता है, ठीक है। और शाम को 7 बजे और रात को 10 बजे एग्जाम कंडक्ट होता है। तो आप चाहे तो उधर जाके आप एग्जाम अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो क्लास को देखने के लिए धन्यवाद। जय जगन्नाथ, जय भारत।